नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से दलालों ने सच के सिपाहियों के ऊपर हमले शुरू किए हैं, उससे डरकर ये पूरा आंदोलन, ये जो जन आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल के लिए जो तैयार हुई इस देश के अंदर, क्या वो बेमौत मारा जाएगा? आज हमारे साथ विश्वबंधु जी हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन से भी जुड़े रहे और बाबा रामदेव के आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या अन्ना हजारे का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, क्या दोनों अलग अलग धुरियों पर चले गए हैं और इन पर जो हमले हो रहे हैं उसका मतलब क्या है? सबसे पहला सवाल विश्वबंधु जी, शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार अन्ना हजारे को मानता हूँ। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि शांति भूषण की टेप क्या थी क्या नहीं थी। अगर मैं या आप इस आंदोलन को चला रहे होते तो क्या आप एक परिवार से 2 आदमियों को, एक 5 आदमियों की रिप्रेजेंटेशन सिविल सोसाइटी की उसमें रखने के लिए क्या आप राजी हो जाते? तो आप ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। पहली तो बात यह है कि अन्ना हजारे हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि अन्ना हजारे का जो इसमें पूरा रोल आया वो ऐसे आया कि पिछले 1 साल में जितना भी भ्रष्टाचार का जितना भी अखबारों में आता रहा है, एक पब्लिक में क्रोध बन गया था। बिल्कुल। उस क्रोध के लिए अगर कोई और भी व्यक्ति अगर बैठ जाता भूख हड़ताल पर एंटिल डेथ के ऊपर, तो मैं समझता हूँ उसको भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलती। ये कोई अन्ना हजारे के लिए मैंडेट नहीं था। सिर्फ उन्होंने देखा, महाराष्ट्र में इनको छोटा गांधी कहते हैं, और एक दूसरा होता है कि क्योंकि अन्ना हजारे जी दिल्ली के नहीं हैं तो उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और उन्होंने, जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था बाबा रामदेव की रैली में रामलीला ग्राउंड पर, तो उन्होंने उसी समय मेरे को कहा कि मैं अपना आंदोलन इस बार दिल्ली से शुरू करूंगा। तो मैंने कहा इसका कोई कारण, आप दिल्ली से क्यों शुरू करेंगे, वो तो महाराष्ट्र में करते रहे। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ दिल्ली से ही करूँगा। ये इसके पीछे मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या उनको लग रहा था कि मैं शायद महाराष्ट्र में मैं के बारे में लोग मेरा जो आंदोलन है वो शायद इतने ज़्यादा लोग उनके बारे में जान चुके हैं या इतनी बार हो चुके हैं, वो भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। मुझे एक कारण ये लगता है। ठीक। और मैं समझता हूँ वो कोई गलत डिसीजन भी नहीं था। चाहे अन्ना हजारे जैसे भी थे, हिंदुस्तान के लिए नई नॉवेल्टी थे। यहाँ पे वो टोपी वाले लोग दिल्ली बम्बई वाले मिलते भी नहीं हैं जैसे हैं। सही बात है। और वो व्यक्ति हैं भी बहुत सीधे साधे। और उसके बाद वो बैठ गए। हमको जो अन्ना हजारे से जो सबसे बड़ी समस्या हुई सारे इसके अंदर, कि ये 4-5 लोग उनके ऊपर ऐसा कब्जा किए हुए बैठे थे, जिसमें स्वामी अग्निवेश, श्री अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण तो कम ही आते थे, और शांति भूषण गायब थे। इन तीनों लोगों ने, जब हम पहले दिन गए वहाँ पर इनके, और आप ये देखिए कि हम उससे करीब मुश्किल से 1 महीना पहले सब लोग एक ही मंच पर बैठे हुए थे। जी हाँ। और ये कोई नहीं होती कि भ्रष्टाचार में एक आदमी जन लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी भ्रष्टाचार की, सब एक ही मुद्दे हैं। बिल्कुल। और हम बाकी जो लोग हैं वो कोई ऐसे थोड़ी कि बेपढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ा आज तक हमको जो धक्का अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि शांति भूषण इस चेयरमैन कमेटी के को चेयरमैन बनने की उनकी उम्र ही नहीं है। आप एक तरफ ये देखिए, जो आदमी बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है उनके सामने देखिए 5 मिनिस्टर कौन बैठे हुए हैं। चिदम्बरम बैठे हुए हैं, कपिल सिब्बल बैठे हैं, सलमान खुर्शीद बैठे हैं, मोइली बैठे हैं, प्रणब मुखर्जी बैठे हैं। आप एक हमेशा नेगोशिएशंस में आप एक चीज़ देखिए, जब तक ये जो आप जब किसी से नेगोशिएशन करते हैं तो आपकी जो आपके अंदर जो शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति है वो आपके सामने वाले से 21 ही होनी चाहिए, 19 नहीं होनी चाहिए। जो आपको बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज देखिए हमेशा। सही बात है। अब इन्होंने, हम देखिए, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन
हम किसी जैसे मैं अपनी बात नहीं कर, कोई हम किसी से डरते फरते नहीं। अगर होगा कपिल सिब्बल जी होंगे कुछ अपने, हमारा जो पॉइंट, हम किसी से वो नहीं है। उस आदमी को चेयरमैन बना देना, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी भी तरह से हुआ था तो बाप या बेटे में से एक को कह देना था जी मैं रिजाइन कर रहा हूं। बिल्कुल कर सकते थे। कोई ऐसा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा कोई ऐसा, जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोले जा रहे हैं कि साहब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें जिन लोगों ने लिखा है वही समझा सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, उसके 15-20 सेक्शन क्लॉजेस हैं जिसको किसी भी वकील को समझने के अंदर 3-4-5 घंटे लग जाएंगे और कुछ नहीं लगेगा इसके अंदर। इसमें जो और भी कई चीजें जो हमको बड़ा हमारे मन में दुख लाई, और हम आते हैं एक रात हम सोए भी नहीं जब ये बात हमको ऐसा क्यों? इसलिए कि एक सपना हमारे अंदर टूट गया, हमारे दिल के अंदर। एक तो बाबा रामदेव को हम बार बार फोन कर रहे थे कि आगे क्या करना है, क्योंकि आप एक मूवमेंट को ऐसे नहीं कि आपने साहब उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया। बाबा रामदेव के जो फोन आए हमारे पास, बाबा रामदेव बड़े डरे फोन करते थे। बोले मेरे को धमकी दी है कि वो मेरा चैनल बंद कर रहे हैं, मेरे को ये हो रहा है। तो मैंने कहा आप डरते काहे को हैं इनसे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हम लड़ने को तैयार हैं। आप एक तरफ तो बोलते हैं आप हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, और अगर कोई 2 आदमी आपको धमकी दे भी रहे हैं दिल्ली से, चैनल बंद करने की धमकी दे रहे हैं या किसी और चीज की भी दे रहे हैं, अगर आप किसी सरकार की धमकियों से अगर आप प्रभावित होने वाले हैं तो आप भ्रष्टाचार की लड़ाई से वैसे ही अलग हो जाइए। आप समझ गए, भ्रष्टाचार की लड़ाई तो वो लड़े जो सूली पे चढ़ने को तैयार हो। हाँ, क्योंकि ये सवाल देश की जनता भी अब जानना चाह रही है। हम बता रहे हैं अचानक से बाबा रामदेव कहाँ गायब हो गए। हम आपको बोल रहे हैं, हम उनको 6 बार SMS मैसेज छोड़ चुके हैं। मेरे पास उनका पर्सनल मोबाइल नंबर है जो खुद करते हैं। हमने कहा फोन करिए। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको लगता है कि कहीं वो माया और राम के चक्कर में फंस गए हैं। राम की जो इच्छा है, जो कि भारत की राजनीति में राम के रूप में अपीयर होना, वो कहीं माया जो उनके पास है, उनको लग रहा है कि इसमें कहीं माया ना गायब हो जाए हमारी। हमको और नहीं लगता, क्योंकि और अगर जिसको माया की चिंता है तो वो रामचंद्र जी बनने का स्वप्न छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर ये बताइए, फिर ये भ्रष्टाचार की लड़ाई का होगा क्या? मुझे सब, देखिए मैं एक बात जानता हूँ, ये तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो बहुत ही ज्यादा, देखिए मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, और मैं आपको इसलिए ये बात कर रहा हूँ, और आप मेरी बात को इसलिए लाइटली मत लें, क्योंकि मेरी बाबा रामदेव से कई बार टेलीफोन पर काफ़ी देर तक बात हुई है, और मैंने उनको हर बार डरा हुआ पाया है। और मैं बड़ा हैरान था कि मैंने कहा आप डरते क्यों हैं, क्या आपको और किस चीज़ का डर सता रहा है आपको? कभी बोला नहीं उन्होंने। बोले तुम आना, तुम मिलना, मैं तुमको समझाऊंगा, अलग से बैठ के समझाऊंगा। अरे हमको क्या समझना है? देखिए, आज आप सरकार आपका तभी कुछ बिगाड़ पाएगी जब आपका कुछ बिगाड़ने लायक उनके पास होगा। देखिए, और कोई बाबा रामदेव छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, रोज टेलीविजन पे उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं। और अगर मुझे तो ये लगता है कि अगर जंतर मंतर पे शुरू से अगर बाबा रामदेव इस आंदोलन को अगर लीड किया होते तो 10 लाख से ज्यादा लोग आसानी से आज वो नेशनल हीरो हो जाते। और आपको हम बताएं, जब बाबा रामदेव वहां आए, उनको वहां पे बैठने भी नहीं दिया गया। आपको मालूम है ये किस्सा? ये किसने, क्या कहानी हुई वहां? कहानी यहाँ पर ये हुई कि हमको अब जो कहानी पता लगी है, बड़ी अजीब कहानी पता लगी है। हम जिस दिन पहले दिन पहुंचे हैं वहाँ पे अन्ना हजारे के अनशन पर, और हमको बुलाया नहीं गया किसी ने, ना हमको किरण बेदी ने फ़ोन किया, ना अरविंद केजरीवाल, किसी ने नहीं किया। हम खुद चले गए सवेरे सवेरे। हमने वहाँ जाके देखा कि मैंने पूछा वो कहाँ है स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल किधर हैं? बोले साहब वो कपिल सिब्बल के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं उसके घर पर। मैंने कहा किस लिए बैठे हुए हैं? वो उनसे आपस में बात कर रहे हैं। तो जब ये आए वापस, तो हमने अरविंद केजरीवाल को कहा, हमने कहा तुम ये किस तरह के जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो कि आप मिनिस्टर के ड्राइंग रूम में बैठकर आप उससे वार्तालाप कर रहे हैं? मैंने कहा आप उस कपिल सिब्बल को कहिए यहाँ आए बात करने के लिए। सही बात। अच्छा, ये दोनों व्यक्ति, हम बता रहे हैं आपको, भारत की भ्रष्टाचार की मूवमेंट को जबरदस्त एक झटका लग चुका है। पहला सुन लीजिए, मैंने बोला आप कभी भी किसी मंत्री के घर में नहीं जाएंगे किसी भी वार्ता के लिए, समझे आप? अगर आप इतना इसी में प्रसन्न हो रहे हैं कि आप किसी मंत्री के ड्राइंग रूम में बैठकर आपको आनंद आ रहा है, जैसे अग्निवेश जी को या अरविंद केजरीवाल जी को, तो मेरे से ज्यादा इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और आप खुद उठ के जा रहे हैं आप उसके पास। उसके बाद जो मैंने पहले दिन जो स्टैंड लिया, उसका असर यह हुआ कि
कम से कम कपिल सिब्बल के यहाँ जाना, इनके यहाँ जाना बंद हो गया। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो एक और चीज पैदा हुई वहां पर, हमको ये सुनने में आया, और मैं इसका कोई पक्का प्रमाण दे नहीं सकता हूं, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी का चला हुआ एक चाल था अन्ना हजारे के रूप में, ताकि बाबा रामदेव की जो पूरी मूवमेंट है वो खत्म कर दिया जाए। बाबा रामदेव की समस्या ये है मनीष जी, बाबा रामदेव जी जो हैं वो गुरुकुल में पढ़े हैं। बाबा रामदेव जी का आर्य समाज में का बहुत असर है उनके ऊपर, स्वामी दयानंद सरस्वती का, उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, दिमागी तौर पर हम बता रहे हैं आपको। और हमने उनका कई बार उनका भाषण भी सुना उनके साथ बैठकर स्टेज पर, और हम आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे बोल रहे हैं कि एक दिन उन्होंने अखंड भारत की उन्होंने पैरवी की। वो तो रामलीला मैदान में भी उन्होंने कहा था। हाँ, एक बार तो मुझे अभी तक याद है। वो कहते सवाल ये है, अखंड भारत को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी छोड़ दिया है। अखंड भारत में आज तालिबान को आप संभालोगे? यहां से तालिबान पाकिस्तान से, अमेरिका से नहीं संभल रहा। अब अखंड भारत तो वहां से शुरू होता है, अफगानिस्तान से, और नीचे बर्मा तक जाता है। बर्मा में वहां पूरी आर्मी बैठी हुई है। आप कौन सी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? आपके अपने बॉर्डर सिक्योर नहीं है इंडिया के अंदर। फिर झज्जर में मैं उनके साथ था, झज्जर में उन्होंने बोला स्वदेशी चलेगी। हम स्वदेशी की स्पिरिट के साथ बिल्कुल बंधे हुए। हम बोल, स्वदेशी का मतलब है स्वावलंबन, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन वहां पर भाषण चल रहा है, जो भी इंपोर्टेड चीज है उसको फेंक दो। हाँ, अरे आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उसको फेंक दो ना। आपके हाथ में जो जिस हवाई जहाज में आप उड़ते फिर रहे हो, माफ करना मैं रामदेव जी सिर्फ ये कह रहा हूं, वो बच्चे जैसे किसी बच्चे को कोई नई मोटर बाइसिकल दे दे पापा खरीद के, वो 4 बार तो वो उसके घूमने में लगे। वो क्या भारत ने इन्वेंट किए है क्या? वो जो जिस प्राइवेट प्लेन पर आप चल रहे हैं। तो स्वदेशी का सिर्फ मतलब ये है कि हम भारत को इतना स्ट्रांग बना दें कि अगर हम बाहर की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारी चॉइस है, हम उससे डिक्टेट नहीं हो सकते। अब इन्होंने बड़ा अच्छा, तो हमने मन में कहा कि हमने उनको लिखा भी, हमें अभी तक याद है मनीष जी, हमने लिखा, बाबा जी अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हो, चले जा रहे हो, हिंदुस्तान का 16% मुसलमान आपको छोड़ देगा। और मैं नहीं समझता कि आरएसएस के पास 16% वोट है। ये हमने छोटा सा लिखा। और दूसरा मैंने कहा, आप जरा भारत की राजनीतिक कंपल्शंस को समझिए बनिस्बत इसके कि आप ये लीजिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आरएसएस के साथ जाना किसी भी आदमी के लिए राजनीतिक एक तरह से सुइसाइड करना है। ये 16% मुसलमान कभी भी उस लीडर के साथ नहीं जाएगा जिसका आरएसएस से लिंकेज है। अच्छा, इधर तो साहब ये हो गया इधर, जिसके कारण हम परेशान थे। उधर अन्ना हजारे के यहाँ क्या हुआ, हमको पता लगा कि वो श्रीमती सोनिया गांधी जी उनको जूस पिलाने आ रही थी जिस दिन वो बाबा रामदेव पहुंचने वाले थे। जी, हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, नहीं, एक बार फिर से आप बताइए कि प्लान ये था कि जिस दिन बाबा रामदेव वहां पहुंचे उस दिन सोनिया गांधी जी इनका जूस पिला के इनका अनशन तोड़वाती। ये तो किसी को मालूम नहीं है। हम बता रहे हैं ना आपको, सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। हुआ दरअसल क्या, ये जो 3 बड़े बड़े टीवी चैनल थे, CNN IBN था, आपका हेडलाइंस टुडे भी था, थोड़ा आपका टाइम्स नाउ भी था, इनको कांग्रेस पार्टियों ने तैयार किया कि इसको एक ऐसा मूवमेंट वो टेलीविजन पे बना दो जैसे वो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कैंडल चल रहे हैं। बाबा रामदेव की इतनी बड़ी रैली हुई, एक भी चैनल ने उसको कवर नहीं किया। क्यों नहीं कवर किया? कांग्रेस उसको कवर नहीं होने देना चाहती थी, नहीं हुआ। कांग्रेस इसको कवर होने देना चाहती थी। सडनली मिडिल क्लास को एक ऐसा लगा कि साहब ये तो पूरा एक मतलब इट वॉज ए मास मूवमेंट। अच्छा, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस के मैनेजर काम कर रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ इसके अंदर कि ये जो शांति भूषण और श्री प्रशांत भूषण है, इनके कारण और इनकी जो ये गलत इनके आज कल वो जो मायावती का भी निकला है 10-10 हज़ार के इन्होंने स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट दिए वो इसलिए दिए हैं कि वो प्रशांत का छोटा भाई इनके खिलाफ केस लड़ रहा है। हाँ, एक तरह से ये ब्राइब हुई, नंबर 1। और नंबर 2, शांति भूषण ने अपने प्लॉट को मेंशन भी नहीं किया अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। और हमने परसों टेलीविजन पे बोला कि अगर भ्रष्ट आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, इन दोनों को हमको निकलना होगा यहां से। ये हमने कल रात को टेलीविजन पे बोला। तो कांग्रेस का जो पूरा था, अब क्या है कि दोनों की क्रेडिबिलिटी अलग अलग तरह से डैमेज हो चुकी है। आप समझ लीजिए, वो नहीं रही क्रेडिबिलिटी जो बाबा
रामदेव अब से 2 महीने पहले थे, और ये जो अन्ना हजारे जो आज से 10 दिन पहले थे, 7 दिन पहले थे, वो दोनों खत्म हो गई। सवाल सबसे बड़ा अब यही पैदा होता है कि क्या करप्शन के खिलाफ मूवमेंट खत्म हो गई, हो जाएगी अब? यही सवाल है। हाँ, कि क्या अब ये आंदोलन किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच पाएगा? देखिए साहब, हम तो अपना बता देते हैं, हमारा ये ख्याल है कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके सूत्रधार बाबा रामदेव भी नहीं थे और ना अन्ना हजारे थे। इसके सूत्रधार जो इस देश में लगातार दर्जनों स्कैम हुए और जो अभी भी होते जा रहे हैं रोज दिन पे दिन, मैं समझता हूं ये जो करप्शन चल रही है, इसके वो करप्शन का इशू नहीं गया है लोगों से। और अगर बाबा रामदेव फेल हो गए हैं, अन्ना हजारे फेल हो गए हैं, हो जाने दो, कोई और लीडर आएगा। इस देश में लीडरों की कमी नहीं है। आप क्या मानते हैं कि ये दोनों ही अब फेल होने वाले ही हैं? देखिए साहब, मैं बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को कवर करने में, मेरे को लगता है, लेकिन अगस्त तक ये दोनों बाहर होंगे। इस आने वाली जुलाई अगस्त तक भ्रष्टाचार की लड़ाई में ये दोनों नहीं होंगे। ये दोनों नहीं होंगे। हाँ, इनका जो नीचे जाने का ग्राफ शुरू हो चुका है। एक वो जून जुलाई में बाबा रामदेव कह रहे हैं वो कुछ करेंगे, हम तो बोल रहे हैं करें। पहले दिन उन्होंने जब अखंड भारत का भाषण देंगे और आरएसएस का भाषण देंगे, उसी दिन खत्म हो गए। फिर तो जो आप वीएचपी कर रही थी, आरएसएस कर रही थी, आप उन्हीं के भाषण दे लीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको नहीं लगता, हमारा अपना असेसमेंट है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये अगस्त तक इन दोनों की मूवमेंट बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुकी, खत्म तो नहीं होगी, निचले स्तर पर आ जाएगी, कोई मार्क नहीं। और लेकिन फिर उस पार्टी का क्या होगा जो रामदेव महाराज पार्टी बनाने की जो घोषणा कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आती कि वो पार्टी काहे को बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, रामदेव जी की जो सपोर्ट है वो सारे हिंदुस्तान में स्कैटर्ड है। ये वो लोग हैं जो योगा करते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, ये वो लोग हैं जो सवेरे उठ के करते हैं। कितना नंबर है उनका? आज रामदेव जी पूरे 542 जगह पे कैंडिडेट खत्म कर लें, खड़े कर लें, खड़े कर सकते हैं। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके कैंडिडेट को सिर्फ 50,000 वोट पड़ेगा या 30,000 पड़ेगा, और सभी की जमानत जब्त होगी। मशीनरी कहां है? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं था, मेरे साथ और भी हैं, यही अरविंद केजरीवाल बाबा रामदेव के साथ थे, यही किरण बेदी थे, ये सारे लोग थे। ये सारे लोग क्यों भाग गए? आप मुझे बताइए। आप जब अपने 4 व्यक्तियों को, अपने मेन आदमियों को अपने साथ नहीं रख सकते, तो आप काडर को कहां रखेंगे अपने साथ? बाबा खड़े कर ले, हम तो कहते हैं खड़े हो जाए, कोई चिन्ह विन्ह लेके खड़े हो जाए, कहीं पे 40,000 वोट, कहीं पे 30,000 वोट, कहीं तो पे। आपको क्या लगता है कि क्यों अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, फिर किरण बेदी जैसे लोग बाबा से दूर चले गए? देखिए, बाबा से दूर इसलिए चले गए कि बाबा जो हैं, हम आपको बताएं, बाबा बड़े सीक्रेटिव रहते हैं। आपको बताएं, एक हमने उनकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ देखी। किस बात के लिए सीक्रेटिव? हर चीज़ के लिए। वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ पता नहीं क्या तिक्के दुक्की चौगी खेल रहा हूँ राजनीति की, जबकि वो कुछ नहीं खेल रहे। वो देखिए, आप मेरी बात बताइए, आप दुग्गी तिग्गी चौगी तब खेलिए जब आपका अभी तो ना पार्टी बनी, ना आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना आपका कोई काडर, ना आपका कुछ, ना आपका कुछ। दूसरा, बाबा के अंदर एक और प्रॉब्लम है, वो हर चीज को अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये एक बहुत खराब प्रवृत्ति है, आप समझ लीजिए। दूसरों की बात नहीं सुनते। नहीं, दूसरा अगर आए तो उनके अंडर, उन्हीं के मन के हिसाब से काम करे, अपने मन से नहीं ना। बाबा के अंदर ये नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको, मेरा जो फीलिंग है, सवाल ये है कि कोई भी मेरिटोरियस आदमी जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर है, वो आपके अंडर क्यों काम करेगा? ये तो देश की सेवा का काम है। बाबा रामदेव को ऐसा क्या कुछ मालूम है हिंदुस्तान की राजनीति और इकोनॉमी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में? उनको तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान की जीडीपी और जीएनपी क्या होती है और वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या हैं। आप कैसे कर लेंगे? लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि दूसरों के नोट्स पढ़ के वो सवेरे पढ़ देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बाबा कुड हैव बीन ए फिगर पीछे से। ओके। लेकिन बाबा ने जो खुद एक तरह से एक बार ये भी बोल दिया, मैं प्रधानमंत्री भी बनना चाहता हूं, ये बेवकूफ़ी भरी बात है। प्रधानमंत्री तो क्या, मैं बोलता हूं चीफ मिनिस्टर ही बन जाए तो भी बहुत है, करके दिखाएं। वो मटेरियल नहीं है, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है करें। दूसरा, अन्ना हजारे की मूवमेंट में ये प्रॉब्लम आ गई है कि अगर कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ सरकारी पद मिल जाए, सरकारी पद से मैं नौकरी नहीं कह रहा, ये जो 3-4 लोग थे, हो सकता है कोई गवर्नर बनना चाहता हो सकता हो कोई कुछ और, मुझे नहीं पता क्या बनना चाहते थे। अगर वो इसलिए लग गए और इसीलिए क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस की जिंदल है, उन्होंने पैसा दिया कांग्रेस के,
इनकी मूवमेंट को। ये अन्ना हजारे के मूवमेंट को जो 85-86 लाख रुपए मिले, 82 लाख रुपया मिला, 82 लाख रुपए मिले, जिसमें 37 खर्च दिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने 82 इकट्ठे किए। अरे अगर आपने 82 इकट्ठे किए हैं तो आप बता दीजिए लोगों को उसमें क्या है। 82 लाख रुपए हमने जमा किए हैं और इतना इतना खर्चा हो रहा है, उसमें क्या है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी भी अनाउंस नहीं किया। उसके बाद जो 150 आदमी वहां भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था मनीष जी, वो आदमी, उसको कोई पानी पूछने वाला नहीं था। पहली तो बात, उनको स्टेज पर लाना था, उनके बीच में अन्ना हजारे को बैठना था। वो आदमी सड़क के ऊपर पड़े हुए हैं। आपने एक आदमी का उनमें से नाम नहीं पड़ा उनके, कि जिन लोगों ने भी 3-3 दिन भूख हड़ताल किए। आप ये कौन सी नौटंकी कर रहे हैं? उधर से अनुपम खेर चला आया बंबई से, तो आप बाबा का पता नहीं कुछ, हमको तो लगता है उनको बंबई की फिल्म का ग्लैमर है। उनको ऐसे प्रसन्न हुए अनुपम खेर को देख के। अनुपम खेर, अरे अनुपम खेर क्या, हम बंबई के कमिश्नर रहे हैं, अनुपम खेर हैं। आप क्यों उसकी तरह स्टारी आइड की तरह देख रहे हैं? फिर वो प्रीतीश नंदी, बाकी सबको भगा दिया, चौथाला को भगा दिया, उमा भारती को भगा दिया। आपको हर आदमी को इज्जत देनी पड़ेगी, आप उनको भगवा रहे हैं। उधर से अनुपम खेर चले आ रहे हैं कहीं से घूमते फिरते, उधर से प्रीतीश नंदी चले आ रहे हैं। उनको देखकर आपने एक स्टोरी नहीं बताई कि बाबा रामदेव जब अन्ना हजारे के आंदोलन में गए तो उन्हें वहां पे बैठने नहीं दिया गया। क्या कहानी है? कहानी दरअसल ये है कि किसी ने, कांग्रेस पार्टी के कुछ मिनिस्टरों ने कहा होगा इनको कि इनको ज्यादा देर मत बैठने दीजिए। ओके, समझे आप? और बाबा रामदेव इतने नाराज थे। और हम एक चीज को और नहीं समझ पाए हैं। किरण बेदी जी घूम रही थी वहां पर। अच्छा, किरण बेदी जी ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि हम तो इस जीओएम के पार्ट बनना ही नहीं चाहते, बोला उन्होंने। जी हाँ। बाबा रामदेव का क्या बयान आ रहा था उस दिन, जिस दिन वो थे वहां पे, कि किरण बेदी जी को क्यों नहीं बनाया गया? अच्छा, इसका क्या मतलब है? किरण बेदी जी ने जाकर बाबा रामदेव से शिकायत की होगी कि देखिए हमको भी नहीं बनाया गया। अगर एक आदमी ये कहता है कि मुझे बनना ही नहीं है जीओएम का मेंबर, तो उसके बारे में कोई सवाल का कोई पैदा नहीं होता। तो मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर किरण बेदी जी को नहीं बनना था तो उन्हें बाबा रामदेव के मुंह पर कह देना था। सवाल आप ये उठा क्यों रहे हैं जब मैं बनना ही नहीं चाहती? आप तो कह रहे हैं मैं बनना नहीं चाहती, और बाबा रामदेव उसी को इशू बनाए हुए। तो कुल मिलाकर आप देखिए, आप जो बात आपने जो उठाई उससे मुझे लगता है कि एक तरफ चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, प्रणब मुखर्जी, मोइली, दूसरी तरफ अन्ना हजारे। पता नहीं मुझे कि वो कितना ज़्यादा कानून के, नहीं उनको नहीं कानून आता। दूसरे शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, जिनमें से एक आपने जैसे बताया कि को चेयरमैन बने हैं, लेकिन फिजिकली ही इज नॉट फिट इनफ टू। मैं समझता हूँ वो लीगल पॉइंट समझने के भी सिनाइल हैं वो। मैं माफ़ करना, मैं आपको ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर भी लॉयर होता है, हमारा सारा एक्ट जो लॉ के हिसाब से होता है। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो शायद लोगों को मालूम नहीं है। जिस दिन ये पूरा का पूरा पैनिक के अंदर अन्ना हजारे की विक्ट्री हुई, क्यों हुई? क्योंकि अब ये दोनों एक तरह से चले गए हैं, बता देते हैं आपको। एक उस दिन सवेरे जनरल मलिक की चिट्ठी आई अन्ना हजारे के पास, पर्सनल। जनरल मलिक के, ये कारगिल लड़ाई के अंदर जो चीफ थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अन्ना हजारे को कि आपने जो कॉज उठाया है, मैं आप पर्सनली अपने व्यक्तिगत तौर पे आपके साथ हूं और आप देश की सेवा कर रहे हैं। ये बात लीक होकर पहुंची 10 जनपद के ऊपर। सुनिए, मैं कोई जनरल मलिक सारी आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक आर्मी के मूड का इंडिकेशन आ गया। आप समझ गए? पर्सनल चिट्ठी थी, वो लिख सकते हैं, उसमें क्या है। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला अगले दिन कि कोई भी आर्मी का अधिकारी उनको कोई किसी को चिट्ठी नहीं लिखेगा। ये अगले दिन ऑर्डर निकला एंथनी की मिनिस्ट्री से उस चिट्ठी के बाद। नंबर 1। नंबर 2 जो हमको पता लगा है, जो बाबा रामदेव उस दिन आए, बाबा रामदेव के हाथ में संघ परिवार ने एक चिट्ठी पकड़ा दी। किसकी दस्तखत की हुई थी मुझे मालूम नहीं है। उससे पहले वो बोल चुके थे, श्री ये आपके क्या नाम है इनका, अन्ना हजारे जी, कि हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। और मुझे जो पता लगा उस चिट्ठी में कहीं ये लिखा हुआ था संघ परिवार की तरफ से, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे लाखों लोग जेल भरने के लिए तैयार हैं। वो 2 चिट्ठी जैसे ही उनको पता लगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहां तो पूरा हाहाकार मच गया। अगर संघ के 3-4 लाख, उनके पास इतना कार्डर है 2.5-3 लाख का जेल भरने के लिए,
और आर्मी की चीफ की चिट्ठी आती है और वो उसको पब्लिसिटी नहीं दी गई और आ जाती। देखिए, आर्मी वाले जो लोग होते हैं वो बड़े सेल्फ प्राइड वाले लोग होते हैं। आप क्या समझते हैं उनके मनों के ऊपर ये करप्शन का वो नहीं पड़ रहा होगा कि हम तो वहाँ पे अपनी जान देते हैं, कश्मीर के अंदर और बॉर्डर के ऊपर हमारी लाशें बिछती हैं, यहाँ सारा करोड़ों रुपए का घोटाला जा रहा है। ये 2 चिट्ठियां उस दिन जो आई हैं आखिरले दिन, उसने पूरा पैनिक फैला दिया था जनपद में, और उसी दिन आप देखो कितना तेजी से काम हुआ। लेकिन अंत में ये जो पूरी एडवांटेज जो अन्ना हजारे ले गए थे अपने साथ प्रकृति के किसी कारणों से, बस आप देख लीजिए इनके जो मैनेजर्स हैं अरविंद केजरीवाल जी और ये वो, इन्होंने क्या किया देखिए। आप मुझे बताइए, मैं अगर उनकी जगह होता या कोई और होता, मैं कहता शांति भूषण जी आप हट जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक चीज को चलने दीजिए। कॉज इज बिगर देन द इंडिविजुअल। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बेसिकली इस मूवमेंट को ही स्कटल करने के लिए ये सब की जा रही है कि पहले भूषण के ऊपर हमले हुए हैं, इसके बाद वो अन्ना हजारे के ऊपर हमला करेंगे, फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरे कमेटी को ही डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि उनको हटाया जाए अन्ना हजारे को किसी भी कॉज के ऊपर, लेकिन जो बाकी, और ना जस्टिस हेगड़े को हटाया जाए, वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदमी है लॉ का। लेकिन ये जो दोनों भूषण और ये अरविंद केजरीवाल, ये तीनों के तीनों जो आदमी हैं, मैं नहीं चाहता ये वहां पर रहे, अगर आप मेरे मन की पूछना चाह रहे हैं। और हम अगली किसी भी मूवमेंट के अंदर इन तीनों आदमियों का विरोध करेंगे, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर होगी, अभी नई मूवमेंट अनाउंस हो रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स पे। हम इनके साथ लड़ेंगे, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉमरेड्स हैं, हम इनके साथ, बाबा रामदेव भी हमारे कॉमरेड्स हैं। लेकिन हम किसी मूर्ख को सरकार के पास नेगोशिएशन के लिए नहीं भेजेंगे। बहुत चिंताजनक स्थिति है। नहीं, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति। देश की जनता ये इंतजार कर रही थी कि हमारे बीच से कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में आंदोलन करेगा। लोगों ने अन्ना हजारे को उसका चेहरा माना, बाबा रामदेव में उस आदमी का नक्शा दिखाई दिया कि शायद यही है वो व्यक्ति जो आंदोलन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाएगा। लेकिन आज जो विश्व बंधु जिसे बात करके जो बातें उभर कर सामने आई हैं, जो बात समझ में आती है, उससे यही लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई बाबा रामदेव और अन्ना हजारे, विश्व बंधु गुप्ता, सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम लोग जो मिलजुल कर इन लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया, वो टूटने और बिखरने लगा है। जरा सा प्रेशर, जरा सी ये कहें कि दलालों के छोटे से हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, आपके पास। हम लोग को ही सजग रहना पड़ेगा और वक्त आए तो जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश को जंतर मंतर बनाना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा और हो सके तो सारी चीज़ों के, सारे सरकारी महकमे का बहिष्कार करना पड़ सकता है। लेकिन ये लड़ाई जारी रहे, यही हम चाहते हैं और आप भी यही चाहते होंगे। नमस्कार।